मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज एक नया सेशन लेकर के आ गया हूं मैं आप लोग के सामने। और आज का जो सेशन है वो आपका है स्केलर एंड वेक्टर। और ये कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन चैप्टर के अंदर का पार्ट है। ये आपका है मोशन इन अ प्लेन, उसका इंटरनल पार्ट है। वहां से कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन है। और ये वैसे कलेक्शन है क्वेश्चन का जो किसी न किसी ईयर पूछे गए। तो वैसे क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने। और देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चंस है, उनका आंसर करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको आंसर आता होगा तो अच्छी बात है, नहीं आता होगा तो आप सीख लेंगे, ताकि आने वाला जो आपका एग्जाम है उसमें आपको सहायता मिल सके। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। तो देखिए, स्केलर और वेक्टर फिजिक्स क्लास ये इतना ही जरूरी पढ़ लेना भाई लोग कि ये आपका जो है फिजिक्स का है। ऐसा नहीं कि सर हम पूरा पढ़ा दिए सेशन और पता ही नहीं चला आप लोग कि सर फिजिक्स पढ़ा रहे थे कि सर केमिस्ट्री है ना। तो आरती कुमारी तरह ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है, ये फिजिक्स है ना, 11th का ही फिजिक्स है, स्केलर और वेक्टर। तो यहाँ पे स्केलर और वेक्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा जानकारी और बता देता हूँ, सुनते चलना। स्केलर और वेक्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक पॉइंट में बता देता हूँ, और वो आपको सभी लोगों को पता होना चाहिए। और अगर नहीं पता है तो जान लो। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ स्केलर, क्या कह रहा हूँ? स्केलर। आप लोग बात नहीं करेंगे, जवाब नहीं देंगे, बस केवल सुनेंगे। मेरा कहने का उद्देश्य है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सिर्फ देखने का भी प्रयास करें। ठीक है, चलो देखो, स्केलर की बात करता हूँ तो स्केलर क्या है? तो स्केलर का मतलब होता है कि जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, केवल मैग्नीट्यूड हो, और इसमें डायरेक्शन की बात नहीं की जाती है। अगला होता है वेक्टर। अगला क्या होता है? वेक्टर। और वेक्टर की बात करते हैं इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और प्लस डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, जिसमें दोनों चीज होगा उसको हम लोग कहेंगे वेक्टर, और जिसमें एक चीज होगा उसको क्या कहेंगे? स्केलर। जैसे समझो मैंने आरती को बोला कि जाओ आरती, है ना, और तुमको एक दुकान से जाकर कुछ सामान लाना है। तो इसने बोला हमसे, सर लाना कुछ ही हो तो बताइए। तो मैंने कहा कि जाओ और जा करके तुम ना 1 लीटर क्या लेके आना है? चीनी। लेकिन लाना कैसे है कि पूरब दिशा में लेके आना है भाई। चीनी लेके आना है, पूरब दिशा में लेके आना है। तो भाई चीनी को लीटर में नहीं मापेंगे, केजी में मापेंगे। पहला तो ये गलती था। दूसरा चीज ये था कि सर उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, आपको सीधा जाना लेके आना है। तो भाई जिसका डायरेक्शन नहीं है वो स्केलर है, और जिसका डायरेक्शन है वो वेक्टर है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि कोई गाड़ी है वो चल रही है, तो सर मान लो 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो वो एनी हाउ कोई दिशा में जा रही होगी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो इसका मतलब ये है कि वो कोई डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब डायरेक्शन में जा रही है तब वो स्केलर नहीं बल्कि वेक्टर। और जो जिसका डायरेक्शन नहीं, उसके पास केवल क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, और वो सिर्फ क्या कहलाएगा? स्केलर। चलिए सवाल नंबर पहला में देखते हैं। Which of the following is a scalar quantity? तो आप ध्यान देना, अगर मैं फोर्स की बात करूं, फोर्स, तो फोर्स का फार्मूला F बराबर होता है ma। अगर ये स्केलर है तो ये भी क्या बन जाएगा? स्केलर। अगर ये वेक्टर है तो ये भी क्या बनेगा? इसका मतलब ये तो वेक्टर ये नहीं हो। अगला है प्रेशर की बात करता हूं, वेलोसिटी की बात करता हूं, डिस्प्लेसमेंट। तो बाबू डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई दिशा में चली गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी क्या होगा? स्केलर नहीं होगा। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होता है, इसका मतलब वेलोसिटी के बारे में बताया अभी, ये भी नहीं। बच क्या गया मेरे पास? प्रेशर। और प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स बटा एरिया। फोर्स बटा एरिया, और फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर एक हमारा जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, बाकी तीनों जो है वो कैसे क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर ना? चलिए अगला सवाल जो है वो चलते हैं। और अगला सवाल हमारे पास क्या है, साथी ध्यान से देखना। देखो अगला सवाल हमारे पास है वो ये है, ये फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट नॉट ओबेइंग द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। मतलब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, लेकिन उसके पास दोनों चीजें क्या क्या है? तो सर मैग्नीट्यूड भी और क्या है? डायरेक्शन। साथी ध्यान से समझना, सर एक वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? ध्यान देना कि अगर मेरे पास कोई दो, ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, तो मान लो एक वेक्टर का एक पार्ट ये हो गया मेरा A, और यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि ये दूसरा हमारा हो गया B। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ना, ये वाला, ये इसका विकल्प को शो करेगा, और ये हमारा होता है R। तो जो इस लॉ को फॉलो करेंगे उसको बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। और जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता है साथी, उसको कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन जो इसको फॉलो नहीं करता है ना, उसको एक अलग श्रेणी में रखा जाता है, एंड दैट इज नोन एज टेंसर। उसे क्या कहते हैं? टेंसर। तो स्केलर को हम जानते थे, वेक्टर भी जानते थे, लेकिन टेंसर नहीं जानते थे। तो टेंसर क्या होता है?
मैग्नीट्यूड भी होगा, याद रखिएगा मैग्नीट्यूड भी होगा बाबू और डायरेक्शन भी होगा, लेकिन सर ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो जो फॉलो नहीं करता है सर उसको हम लोग टेंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंसर। जो फॉलो करेगा उसको क्या कहेंगे? वेक्टर। लेकिन जो फॉलो नहीं करेगा, मेरे पास दो क्वांटिटी बन रहा है, एक स्केलर बन रहा है टेंसर। तो स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता है, स्केलर में सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड। लेकिन यहाँ बात किया मैग्नीट्यूड भी और क्या बात किया? डायरेक्शन। लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए मेरा जवाब क्या हो जाएगा? टेंसर। बात क्लियर ना? अगला सवाल चलते हैं, ध्यान देना अगला सवाल क्या है। एक एक सवाल को ना गौर से देखते चलना, आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखना, बहुत सारे क्वेश्चंस अगर इसका एग्जाम होगा आपका प्री एग्जाम, उसमें देखिए ऐसा सवाल आपको मिलेगा। क्या है? बोलता है द मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। मैग्नीट्यूड क्या हो? 1। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मान लो कि मेरे पास कोई वेक्टर ए है। क्या है मेरे पास? वेक्टर ए। इसके ऊपर ऐसे वेक्टर साइन होता है, वेक्टर का साइन मतलब एरो दे देते हैं। तो बोलता है अगर वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं, क्या निकालूं? मैग्नीट्यूड। तो सर इसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज कितना आएगा? 1 यूनिट। कितना आएगा? 1 यूनिट। और अगर 1 यूनिट आ रहा है तो इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। तो ध्यान देना, पूछा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज, आंसर क्या बनेगा? यूनिटी। और यूनिटी का मतलब साथी 1 होता है। यूनिटी का मतलब कितना होता है? अब एक चीज और बताता हूं बाबू, ध्यान से समझो। यहाँ पे ना एक बात और कहा जाता है कि सर एक्सियल यूनिट वेक्टर जितने भी होते हैं सब उसको एक्सियल, और उसमें एक वर्ड जुड़ जाता है यूनिट। क्या जुड़ जाता है? यूनिट। तो जितने भी एक्सियल वेक्टर होते हैं सभी यूनिट वेक्टर कहलाते हैं साथी। कौन कौन सा? ध्यान से समझना। अगर मेरे पास एक एक्स एक्सिस हो, एक वाई एक्सिस और क्या हो? देखो ये एक्स है, ये वाई है और ये क्या है? जेड। तो इसकी बात करो तो इसका तरफ होता है आई कैप, इधर क्या होता है? जे कैप, और इधर क्या होता है? ए कैप। तो अगर मैं आई का मैग्नीट्यूड ले लूं, जे का मैग्नीट्यूड ले लूं और अगर मैं के का मैग्नीट्यूड ले लूं तो इन सभी का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। इसका मतलब एक्सियल यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो एक तरीके से इनको भी हम यूनिट वेक्टर ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर ही बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो इसके लिए आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा? नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल। अगला सवाल जो हमारे साथ है साथियों, कौन सा? ध्यान से देखो। और अगला सवाल ये कहता है if the initial and final points of a vector coincide, it is। अगर मेरे पास याद रखिएगा इनिशियल और फाइनल, पूछ क्या रहा है? यूनिट वेक्टर होगा, इक्वल वेक्टर होगा, अनइक्वल होगा या नल होगा। बोलता है द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ अ वेक्टर कोइंसाइड, इट इज। देखो मेरे पास अगर एक वेक्टर है इस तरीके से, और अगर मैं कह रहा हूं कि इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट ये होगा, फाइनल पॉइंट क्या होगा? ये। तो सर अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाए, कोइंसाइड करने का मतलब क्या होगा? एक दूसरे के ऊपर आ जाए, तो सर वो क्या होगा? याद रखना। अगर एक वेक्टर मैं ये लिया, देखो एक वेक्टर ये है हमारे पास, सॉरी देखो एक वेक्टर मेरे पास ए है, ए, और एक दूसरा वेक्टर मेरे पास क्या है? बी। ये मेरे पास क्या है? बी। अब मैं कर क्या रहा हूं? ध्यान से समझना। अब मैं कह रहा हूं कि इस वेक्टर को ऐसे उठाना है और उठा के इसके ऊपर चिपका देना। तो सर इसका इनिशियल ये है, फाइनल ये है, इसका इनिशियल ये और ये फाइनल है, तो इसका इनिशियल इसके फाइनल पे सेट हो जाना चाहिए और इसका इनिशियल इसके और इसका फाइनल इसके इनिशियल पे सेट हो जाना चाहिए। मतलब दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाना चाहिए। जैसे ये हाथ है, ये हाथ रखा मैंने ऐसे सेट कर लिया, तो इस प्रकार के पार्ट को कहते हैं इक्वल। क्या कहते हैं? इक्वल। तो सिंपल सा बात होगा सर, इसका आंसर क्या बनेगा? इक्वल वेक्टर बनेगा। तभी तो कोइंसाइड करेंगे, अगर कोइंसाइड नहीं करेगा तो वो मेरा इक्वल वेक्टर नहीं होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया? अगला कुछ और बता देता हूँ। देखो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? सर इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना है? 1। अनइक्वल में क्या होगा? डायरेक्शन अपोजिट रहेगा और इसका मैग्नीट्यूड भी बराबर नहीं रहेगा। नल वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड जो हो 0 हो जाए, जिसका मैग्नीट्यूड कितना बराबर हो जाए? 0, उसको कौन सा वेक्टर बोलेंगे? नल वेक्टर। अब ये नल कोई पानी वाला नल नहीं है, नल का मतलब होता है सूडो वेक्टर भी बोलते हैं, याद रखना। नल का मतलब एक और नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं सूडो वेक्टर। क्या बोलते हैं? या तो सूडो बोले तो क्या बोले? नल। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 0। और अगर यूनिट वेक्टर बोले तो उसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1, जो पीछे क्वेश्चन है। अगला सवाल हमारे पास वो ये है, ध्यान से देखिएगा। और क्वेश्चन क्या कहता है साथ सुनो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर। आसान सा सवाल है, बोलता है एक्सेलरेशन होगा, मोमेंटम होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, टॉर्क होगा। भाई देखो एक्सेलरेशन का फार्मूला मतलब ए तो वेक्टर से डिनोट करते हैं, सबको पता है। मोमेंटम का होता है पी, क्या होता है? पी, ये भी वेक्टर से होता है। टॉर्क का होता है टाउ, क्या होता है? टाउ का भी। बस क्या है मेरे पास? काइनेटिक एनर्जी जो होगा उसके पास कोई वेक्टर नहीं। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला की बात करूं तो E बराबर यानी E के बराबर 1/2 और m का, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी।
बात क्लियर ना? अगला सवाल देखो, अगला सवाल हमारे पास जो है वो ये है, ध्यान से देखना। और अगला सवाल कहता क्या है, टू फोर्सेस ऑफ 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एक्ट एट द 90 डिग्री एट द रिजल्टेंट इज। तो आसान सा सवाल है, लेकिन इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, नहीं याद होगा, ध्यान से समझिएगा। रिजल्टेंट का एक फार्मूला होता है रूट अंडर, अगर फोर्सेस का बात किया है तो सर ये F1 का स्क्वायर होगा और ये होगा F2 का स्क्वायर प्लस होता है 2F1 साथ ही F2 और यहाँ होता है cos थीटा। क्या होता है? अब इन चीजों को देखिए और इसके जगह पे पुट कीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ध्यान देना, टू फोर्सेस मतलब F1 का वैल्यू ये हो गया और F2 का वैल्यू ये हो गया, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 और F1 की बात करें कितना है? 6। F1 कितना है सर? F1 6 हो गया और F2 कितना है? 8 हो गया। और cos कितना डिग्री दिया हुआ है? cos 90 का वैल्यू बता दो कोई साथी। तो ये हो गया 6 का स्क्वायर होता है 36 और 8 का स्क्वायर होता है 64 और प्लस कितना हो गया? 0। तो ये कुल मिला करके जोड़ेंगे तो शायद 100 आएगा। 6 और 4 10, 6 3 9 1 10, तो इतना आ जाएगा ना। और फोर्स निकाल रहे हैं तो फोर्स का रिजल्टेंट हमेशा न्यूटन, तो कितना आ रहा है? 10 न्यूटन। आंसर कौन होगा साथी? सी होगा। मेरे पास अगला आंसर कौन सा आ रहा है? सी होगा 10 न्यूटन। समझ में आ रहा है? तो ये इस फार्मूला को कौन सा फार्मूला कहते हैं, याद है किन्हीं को? तो सर इस फार्मूला को कहा जाता है पैरेललोग्राम लॉ। कौन सा लॉ कहते हैं? पैरेललोग्राम। सर पैरेललोग्राम लॉ, तो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन कहा जाता है, ठीक है। और इसमें कैसे होता है साथी, तो याद रखिएगा, जैसे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये, दूसरा भी ऐसे मान लेते हैं और चौथा ऐसे मान लेते हैं। तो यहाँ से जो ये रिजल्टेंट बनता है, तो यहाँ पे जो एंगल होता है इसको हम लोग थीटा या फाई बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? और ये हमारा ए होता है, ये हमारा बी होता है और ये हमारा आर होता है। तो आर का जो फार्मूला वो यहाँ पे ये होता है, ठीक है। अगर हम एफ के टर्म में लेंगे, अगर ए को F1 मान लेंगे, बी को F2 मान लेंगे, तो ये फार्मूला बन जाएगा। अगर मैं F1 F2 के जगह पे ए और बी मानूंगा तो यहाँ ए रखेंगे, यहाँ बी रखेंगे, या फिर ए रखेंगे, या क्या रखेंगे? अगला सवाल इस तरीके का सवाल आगे भी मिलेगा आपको देखने, ठीक है। देखिए किस प्रकार का सवाल, तो क्वेश्चन को देखते चलना है अच्छे से, फिर आपको भी सॉल्व करने इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। देखिए द मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स 10 यूनिट्स एंड द 7 यूनिट्स। मैक्सिमम की बात किया है, कितना किया है? मैक्सिमम। अब देखो अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया और उस फार्मूला की बात करें तो r बराबर कितना था? तो r बराबर a स्क्वायर प्लस क्या होगा? b स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ क्या आएगा? cos थीटा। सर अगर मुझे r मैक्स की बात करना है, r मैक्स, तो cos थीटा को मैक्सिमम बनाना पड़ेगा। और cos थीटा मैक्सिमम कब होता है बाबू? तो देखना cos थीटा मैक्सिमम 1 होता है। कितना होता है? तो अगर मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और cos 1 रख दूं तो वैल्यू 1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखोगे साथी, तो सर ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अब ये किसी का फार्मूला बन रहा होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है। तो सर यहाँ रखेंगे a प्लस b का क्या बनेगा? होल स्क्वायर, और इसके ऊपर लगा हुआ यहाँ क्या? रूट। तो ये सर स्क्वायर से रूट हटेगा, तो जब स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो सिर्फ क्या बनेगा? और ये क्या निकल के आएगा मेरा? r मैक्स। तो सीधा कुछ नहीं करना था, हम चाहते थे एक लाइन में आंसर बता सकते थे, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूँ, सीखो। जब भी मैक्सिमम की बात करेंगे तो देखो a प्लस b कर देना है। क्या कर देना है? कुछ नहीं साथी, 10 और 7 को जोड़ दो, कितना हो गया? आंसर हो गया। क्यों करेंगे उतना, हम चाहते सीधा जोड़ देना, बाप वही होगा, लेकिन आया कैसे? ऐसे आया, ठीक है। अगर यहाँ मिनिमम की बात करता ना लल्ला, तो कुछ नहीं, सिर्फ इसका वैल्यू -1 कर देते। क्या कर देते? -1। और जब -1 करते तो यहाँ माइनस आ जाता, और जब इसका माइनस हो जाएगा ना साथी, तो यहाँ बन जाएगा r b। क्या बनेगा? कुछ नहीं करना होगा, a माइनस क्या कर दीजिएगा? b। समझ में आ रहा है? मैक्सिमम में जोड़ देना है और मिनिमम में घटा देना है। समझ में आई बात? अगला सवाल, अगला सवाल क्या साथी, ध्यान से देखना। और अगला सवाल हमारे पास है वो ये है कि द यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। ओह, इससे आसान सवाल क्या हो सकता है? अभी मैंने पढ़ा, पीछे पढ़ा है। देखो बाबू, ये होता है x, ये होता है y, ये होता है z। तो सर इधर की ओर I क्या है? इधर की ओर a क्या है? इधर की ओर a है। ये नर्सरी क्लास का बच्चा बताएगा, है ना? पर तुम लोग पूरा होने चाहिए। पता बाबू का आंसर कौन होगा? C होगा, आंसर J होगा। क्या होगा? J आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलो अगले चलते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए हम इधर बता रहे हैं, लड़की हंस रही है, क्या है? और सबको नींद आ रहा है क्या? तो सब देखिए, कल भी मैंने बताया था बाबू कि इंजेक्शन जो होता है भारत में खोज नहीं हुआ है। थोड़ा सा स्ट्रेट बैठो, स्ट्रेट। अगला देखिए, अगला चलते हैं साथी, ध्यान से देखिए। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर। अगर दो पैरेलल वेक्टर है तो सर उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा? ए बी होगा, नल वेक्टर होगा, 1 होगा या ए होगा? ध्यान से सुनिए, क्रॉस प्रोडक्ट बोल रहे हैं दो पैरेलल वेक्टर। लल्ला ध्यान से सुनना बाबू, अगर ये ए है और अगर ये मेरा क्या है? बी। सर ये वेक्टर ए और वेक्टर क्या है? बी।
तो जाहिर सी बात हो गई यहाँ थीटा का वैल्यू कितना हो जाए, पैरेलल में एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री बनता है। अब आप क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, कौन सा प्रोडक्ट, तो सर देखो अगर मेरे पास A है और क्रॉस में क्या कर रहा हूँ B, तो फार्मूला कितना होता है AB sin थीटा, याद करो AB sin थीटा। तो और यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर लगता है, अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो कितना बराबर होता है 1, तो ये हो जाएगा AB sin थीटा। अब ध्यान देना A B को रहने दीजिए, sin का वैल्यू मतलब थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है, तो यहाँ पे रख दीजिए sin 0 का वैल्यू कितना होता है, दुनिया जानता है, तो A गुना B और गुना 0 कुल मिला कितना होगा, कहीं 0 रख देना, जब नजर नहीं आ रहा तो क्या बनेगा, और अभी बताया था कि नल का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड कितना होगा 0, आंसर मेरे पास C होगा। समझ में आ रहा है क्या, क्वेश्चन हार्ड है क्या, नहीं, अरे बहुत आसान क्वेश्चन, बस केवल अगर आप पढ़े हुए हैं तो भी ठीक, नहीं पढ़े तो एक बार देख लीजिए, आराम से पढ़िए। अगला सवाल क्या है साथी, ध्यान से देखिए, आप लोग भी ट्राई कीजिए, कॉपी उपी खोल के रखिए, जो टुकुर टुकुर ताक रहे हैं थोड़ा कॉपियां निकालो, और अगर न्यूमेरिकल आता तो मैं आपको छोड़ूंगा बनाने के लिए, देखिए फटाक से बनाना है, ट्राई मारिए उस तरीके का क्वेश्चन। देखो अगला क्या है, ध्यान से देखिए, गुड़गुड़ जैसा ताक रहे हो सर, देखो बाबू अगला है, आगे बोलता है आई गुना जे। अब यहाँ पे देखना आई को गुना किया गया है जे से, तो गुना किया गया, लेकिन वो कैसा प्रोडक्ट में, ध्यान से देखिए, क्रॉस में है कि डॉट में, आपको ध्यान देना, अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख दे आई और ये देखो ऐसे डॉट और ऐसे जे, तो सर इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। और अगर डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं ना साथी, तो ये ऐसे होता है, जब भी डॉट प्रोडक्ट निकलेगा तो ऐसे आई जे और उसके बाद क्या, सॉरी है ना, कोई बात नहीं, देखो A डॉट अगर मैं B निकालूं तो इसका होता है AB, क्या कौन सा थीटा, AB cos थीटा के sin थीटा, cos थीटा, क्या होता है cos थीटा। और उसके बाद बोलिए अगर मैं ऐसे निकालूं A क्रॉस B, तो यहाँ क्या होता है AB sin थीटा। बात समझ में आ रहा है, एक साथ में यूनिट वेक्टर लेके चलते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस की बात किया है, क्या किया है क्रॉस, तो अगर मैं I क्रॉस B बोल रहा हूँ, सॉरी I क्रॉस क्या है J, I क्रॉस J मेरा क्या निकलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ I मैग्नीट्यूड ऑफ J, और यहाँ क्या आएगा साथी sin थीटा। तो अब याद रखना I और J लिया गया, I और J और क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ध्यान देना I और J के बीच में एंगल पूछा है, तो एंगल कितना होगा, देखो ऐसे हो रहा है, यहाँ पे मेरा देखो ये I हो गया, ये X हो गया, ये क्या हो गया Y, और ये क्या हो गया Z, और ये मेरा क्या साथी J, तो इनके बीच में यहाँ एंगल देखो, एंगल कितना है, तो भाई sin थीटा का वैल्यू कितना रख दोगे, और इसका मैग्नीट्यूड मैंने बोला ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, और बचेगा कितना sin 90, sin और sin 90 का वैल्यू 1, तो ये 1 into 1 into 1 कुल मिला कितना होगा, आंसर कहाँ दिख रहा है, तो भाई देखो ये आंसर हो गया, ठीक है। इसका मतलब I क्रॉस J का वैल्यू कितना आ रहा है, आगे चलते। और एक तरीके से ये भी देखा जाए, अगर I क्रॉस J आ रहा है और मेरा डॉट किधर है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉक, देखो I और J, ध्यान समझो I और J, ये ऐसे जा रहा है I और J ऐसे जा रहा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक में प्लस होता है, क्लॉकवाइज में क्या होता है माइनस। I और J का मेरा यहाँ प्रोडक्ट क्या देगा, K देगा, क्या देगा K, और K का मैग्नीट्यूड निकालने कितना है, तो ऐसे भी देखो या वैसे देखो, दोनों में से सही है, समझ में आ रही चीजें। अगला चलते हैं, अगला बात करते हैं, वो अगला हमारे पास क्या है साथी, ध्यान से 11 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केलर क्वांटिटी। बाबू स्केलर क्या है, ठीक, देखो स्केलर का मतलब अभी पीछे समझाया था कि इसके पास केवल क्या होगा मैग्नीट्यूड, देखो क्या डिस्प्लेसमेंट के पास होता है, नहीं, क्या वेलोसिटी के पास होता है, नहीं, क्या एक्सेलरेशन के पास होता है, नहीं, होता किसके पास है, वर्क बराबर फार्मूला होता है F into S। देखो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लग रहा है, क्या लग रहा है डॉट, F डॉट S, और यहाँ क्या पूछता है cos, जब भी cos थीटा आता है उसको कौन सा प्रोडक्ट कहते हैं, याद करना सर, उसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, क्या कहते हैं, कौन साथी हमको बता देगा कि बाबू स्केलर प्रोडक्ट किसे कहते हैं, और स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, दोनों याद रखिएगा, स्केलर प्रोडक्ट बोले तो डॉट प्रोडक्ट बोले, दोनों आंसर सही है, बात क्लियर। चलो साथी अगला चलते हैं, अगला देखो ध्यान से कौन सा है, बात नहीं, देखो अगला सवाल है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज 0, मैग्नीट्यूड बोल रहा है 0 है तो इट इज कॉल्ड, अरे अभी समझा, मैग्नीट्यूड 0 तो क्या बोलते हैं, नल का मतलब दूसरा नाम भी पढ़ा है सूडो, क्या बोलते हैं सूडो, SPSEUDO, सूडो, सूडो का मतलब भी नल होता है 0 होता है। अगला चलते हैं, और अगला वेक्टर मेरे पास क्या है, ध्यान से समझिए, देखो अगला वेक्टर हमारे पास है द मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स P and Q इज ऑब्टेन्ड व्हेन द एंगल बिटवीन देम। आसान सा घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया भाई, क्वेश्चन घुमा के क्या पूछा, लल्ला ध्यान से
पूछा है ना कि देखो पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर मेरे पास r है, मेरे पास क्या है r, और r बोल रहा है कि ये मैक्स है, r क्या है मैक्स, लेकिन ये मैक्सिमम बोला है कि p और q है, p और क्या है q, तो r मैक्स का फार्मूला तो यही आता था p प्लस q। लेकिन पूछा बाबू कि ये तब आया होगा जब थीटा का वैल्यू कितना था, 0, तो 0, ऐसा कितना होगा, इसका मतलब थीटा बराबर कितना पुट किया 0, तभी cos 0 का वैल्यू कितना हुआ था 1 और a प्लस b का होल स्क्वायर का रूट बना। ठीक, तो मेरे पास आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा साथी। अगला चलो देखिए, और अगला सवाल मेरे पास क्या है, ध्यान से सुनो। देखो द मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ 2, अब मिनिमम की बात कर रहा है तो मैक्सिमम में जोड़ना था, मिनिमम में घटाना था, 10 में से 6 घटा देंगे, कहां है बी, ये देखो बी नंबर है आंसर, समझ में आ रहा है। अभी कैसे होता है तो मैंने पीछे समझा, यहाँ पे एंगल कितना होगा, यहाँ पे एंगल कितना होगा 180 डिग्री, कितना होगा 180, तो उसको पैरेलल बोलते हैं कि एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। वेरी गुड, अगला चलो बस यार होते जा रहे, वेरी गुड, सही है। देखिए दांत निकालने वाले लोग, देखो यहाँ पे 2 फोर्सेस ऑफ 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन एक्ट्स एट राइट एंगल टू ईच अदर, दोनों 90 डिग्री पे मिलते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज, अरे बाबू जब भी 90 डिग्री दिखे ना, 90 डिग्री दिख जाए, इसका मतलब cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो मेरे पास बस सिर्फ क्या जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर कर दीजिएगा और प्लस क्या कर दीजिएगा, और इसका रूट निकाल, ध्यान से समझना। देखो 3 का स्क्वायर और प्लस कितना हो गया 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, और 4 का स्क्वायर तो 16 में कितना होता है, और 25 का कितना होगा 5 यूनिट बोलिए या 5 न्यूटन फोर्स किया हुआ है, न्यूटन हो जाएगा, इसका मतलब 5 न्यूटन। कौन सा आंसर है, ये देखो आंसर सी 5। समझ में आई बात। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है साथी, ध्यान से देखो, वो बोलता है अगला सवाल, देखो ये वेक्टर की प्रोजेक्टेड वेक्टर a बराबर 3i, देखो थोड़ा सा मिस्टेक नहीं, ऐसा बोल सकते हैं 3i कैप हो गया और प्लस कितना 4j कैप, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। अब क्वेश्चन तो वही क्वेश्चन है, बस खाली क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया। तो भाई याद है जब भी बोले ना मैग्नीट्यूड इस तरीके से, तो कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे कर दीजिए, ये वेक्टर है ठीक है, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए x i j का स्क्वायर करना होता है, तो मैं इसको छोड़ देते हैं, यहाँ होगा 3 का स्क्वायर प्लस कितना होगा 4 का स्क्वायर, अभी पता है 3 का जोड़ने पर कितना होता है 25 किसका होता है 5, इसका मतलब 5 न्यूटन आंसर कौन हो गया। बस क्वेश्चन देखोगे उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीका से लिखा है। अगला सवाल, अगला सवाल हमारे पास है वो ये है, ध्यान से देखना। देखो बोलता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब देखो क्या होता है, जैसे मान लो बोलता है कि मेरे पास कोई वेक्टर ये है इस तरीके से, वेक्टर a, और कोई वेक्टर ये हमारे पास b है, और ये बोलता है परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री। पूछा डॉट प्रोडक्ट, क्या पूछा इनका डॉट ले, तो डॉट का मतलब होता है a डॉट b, क्या टूटेगा अल्लाह a b, और क्या टूटता है cos थीटा। अब थीटा कितना डिग्री है 90, अगर cos 90 है तो cos 90 का वैल्यू होता कितना है, तो cos 90 और cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो बराबर कितना आ जाए, आंसर कौन सा होगा a, तो आंसर ए नंबर है ये 0। ठीक है, क्वेश्चन आसान है। अगला सवाल, अगला सवाल हमारे पास क्या है, क्वेश्चन बोलता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। आसान से सवाल होना चाहिए, क्या एक्सेलरेशन होगा नहीं, फोर्स होगा नहीं, वेलोसिटी नहीं, अगर क्वेश्चन रिपीट करें। चलो अगला सवाल, अगला सवाल हमारे पास है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहते हैं, या वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज, अरे सेम क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, ओहो काफी नोट से क्या कर रहे हैं आप, इतना आसान सवाल दे रहे हैं बच्चे लोग, तो गाने लोग ये लोग जैसे किसी का ठिकाना नहीं। देखिए अगला सवाल, which physical quantity has both magnitude and direction but not a vector, लेकिन वो वेक्टर, अगर वेक्टर नहीं इसका मतलब ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करेगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, इंपल्स, इलेक्ट्रिक करंट, मोमेंटम ये नहीं होता, ये नहीं होता, बचा क्या हमारा भाई, करंट को कभी-कभी ना डायरेक्शन माना जाता है, कभी-कभी उसको डायरेक्शन नहीं माना जाता है, तो इसका मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड भी और क्या है डायरेक्शन, लेकिन वो ट्रायंगल के वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। इससे मेरे पास आंसर कौन हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, तो इसका मतलब अगर पूछो कि इलेक्ट्रिक करंट कैसा क्वांटिटी होगा, बोलेगा टेंसर, कैसा होगा टेंसर होगा। बात समझ में आई, दो क्वांटिटी पढ़े थे, वेक्टर है स्केलर है, तीसरा सीख लो क्या आपका टेंसर है बाबू, ध्यान टेंसर नहीं लीजिएगा, टेंसर है। देखो टू वेक्टर्स आर इक्वल, हम बोल रहे हैं कि दो वेक्टर्स इक्वल हैं,
कैसे? जैसे देखो हम लोग समाज में क्या देखते हैं, मान लीजिए कोई दो भाई बहन जुड़वा है या बहन बहन जुड़वा है, इसका मतलब बहुत सारी सिमिलरिटीज में पाई जाती है। यहाँ भी कुछ वैसा ही है, बोलता है कि टू वेक्टर्स आर इक्वल, दो वेक्टर्स को हम इक्वल कब मानेंगे? तो सब दो वेक्टर्स को इक्वल तब माना जाएगा। अभी बताया था पीछे कि अगर एक वेक्टर्स मेरे पास a है, क्या है a, और कोई मेरे पास वेक्टर्स क्या है b, सबसे पहली बात ये होगा कि वेक्टर्स a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का क्या होना चाहिए? बराबर। पहला कंडीशन तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए। दूसरा कंडीशन बोलता है सेम डायरेक्शन होना चाहिए। डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन अगर है तो दोनों का क्या होगा? तो देखो ये भी इधर डायरेक्शन में, ये भी क्या इधर, इसका मतलब तब इन दोनों को हम क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर। बताओ कंडीशन बोथ आर सेम, दियर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, दियर डायरेक्शंस आर इक्वल, या फिर बोथ आर सेम। आंसर क्या होगा? बोथ आर। लेकिन इसका जब उल्टा कर दोगे ना बाबू, उल्टा, तो क्या बन जाएगा? अनइक्वल। क्या बन जाएगा? अनइक्वल बन जाएगा। लेकिन क्या इनमें से अगर कोई एक को बराबर रहे दूसरा नहीं रहे तो क्या उसको इक्वल कहेंगे? नहीं, वो भी अनइक्वल की श्रेणी में है। ठीक, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि बाबू देखो एक वेक्टर मेरा इधर से और एक वेक्टर मेरा इधर से, ये वेक्टर a था और ये वेक्टर क्या था? b। मैं कह रहा हूँ कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b के मैग्नीट्यूड के बराबर तो है, ये डायरेक्शन सेम है? नहीं। क्या इक्वल वेक्टर कहलाएंगे? नहीं, कतई नहीं कहलाएंगे। बात समझ में आया? अगला सवाल देखो। अगला सवाल जो है वो ये हमारे पास है और वो क्या है, ध्यान से सुनिए। देखो अगला सवाल बोलता है द मैक्सिमम रिजल्ट 10 ऑफ 6 से 8। अब बता दो यार, मैक्सिमम पूछा, जहां भी मैक्सिमम है सीधा आंसर देख के मारो ना, 8 और से कितना हो गया? 14, सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई ऐसे चोट नहीं लगेगा पर फिर भी मार देना बाप। ठीक है सर, हमने आपने मार दिया। देखो भाई 93 नंबर का सवाल बस। द मैक्सिमम रिजल्ट यहाँ मिनिमम आ गया ना, अगर मिनिमम आ गया तो कौन होगा बाबू? तो फिर मिनिमम आ गया यहाँ पे देखो मिनिमम, तो 8 में से मतलब कि दोनों का डिफरेंस देख लो, डिफरेंस कितना हो? 2 का डिफरेंस है। ठीक, चलो अगला चलते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए अगला सवाल हमारे पास है कि टू फोर्सेस इतना इतना एट द 90 रिजल्ट पीछे भाई देखो 3 इसका हो जाएगा 9 और इसका हो जाएगा 16 बराबर 25 और 25 का आंसर कौन सा होगा? बस एक ही क्वेश्चन घुमा घुमा पूछा जा रहा है। देखो अगला सवाल है वो हमारे पास क्या, हाँ ये सवाल मजेदार, ध्यान से समझिएगा। अगर a प्लस b बराबर इतना, a माइनस b बराबर इतना, मतलब वेक्टर होगा यहाँ पे छूटा हुआ है, ये वेक्टर का साइन है। अगर इन दोनों का बराबर है तो एंगल पूछा इनमें से कौन सा हो, और ये क्वेश्चन मैंने कराया था जिस दिन हमने वेक्टर स्केलर पढ़ाया था। तो जो लोग पढ़े अच्छी बात, नहीं पढ़े ध्यान से देखो। अगर दोनों बराबर है, बाबू लल्ला ध्यान से सुनो, मेरे पास है वेक्टर a और माइनस है कि प्लस, वेक्टर b और बराबर कितना हो गया बाबू? देखो वेक्टर a हो गया और माइनस क्या हो गया? वेक्टर b। अब ध्यान से देखना हम कर क्या रहे हैं, सुनो, करना कुछ नहीं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लीजिए। दोनों तरफ क्या कर लीजिए? स्क्वायर। अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेंगे क्या होगा सर? इसका हम लोग ये लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस क्या हो गया? प्लस b का स्क्वायर, ये हो जाएगा b का स्क्वायर, और a प्लस b मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो प्लस यहाँ क्या बनेगा? 2ab। बात क्लियर हो रहा है? लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड टूट रहा है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं रहेगा, a डॉट b रहेगा। बात समझ में आ रहा है? अगला बोलो, यहाँ पे कितना होगा? a का स्क्वायर, आगे बोलो माइनस नहीं होगा ना भाई, b का स्क्वायर माइनस कितना होगा? 2a और कितना होगा? b होगा। ठीक, अब ध्यान से देखना, क्या ये वाला से ये वाला कट जाएंगे? इसको इधर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, 2 यहाँ है 2 यहाँ, 2 और 2 कितना हो गया? 4 और a डॉट कितना हो गया? b और बराबर कितना होगा? इसको इधर कर दीजिए, तो बोलो a डॉट b कितना हो जाएगा? a डॉट b बराबर कितना होता है जी? अब देखो a डॉट b को अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट में डॉट में टूटेगा, ये टूटेगा a b और कितना होगा? cos थीटा बराबर कितना होगा? 0। इस a b को उठा उधर कर देंगे तो सिंपली cos थीटा बराबर कितना हो गया? 0। अब cos में 0 किसका वैल्यू होता है? 90। देखो भाई cos में 0 किसका वैल्यू होता है? cos थीटा बराबर इधर हो जाएगा cos 90 डिग्री, कितना डिग्री? इसका मतलब थीटा बराबर कितना डिग्री आएगा? आंसर कौन हो जाएगा? c। समझ में आया? तो आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ओके ना? अगला सवाल हमारे पास क्या मिला, देखो देखिए सभी मतलब जो देखो डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू परपेंडिकुलर वेक्टर। बाबू यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट पूछा दो परपेंडिकुलर वेक्टर का, तो देखो डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं ना, तो सबसे आसान में ऐसे समझिएगा, जैसे आपके पास ये हो गया a, ठीक, और ये मेरे पास क्या हो गया? b। वेक्टर परपेंडिकुलर मतलब एंगल कितना बनेगा? अगर डॉट प्रोडक्ट की बात करा इसका मतलब हमको ये लेना है a डॉट
बी, और ए डॉट बी मतलब ए बी कॉस थीटा। तो पूछा है कि अगर दो डॉट प्रोडक्ट का परपेंडिकुलर वेक्टर लेना है, परपेंडिकुलर, तो अब अगर इनका मैग्नीट्यूड हम कुछ ले लें, तो मान लो कि आई तो यहाँ कुछ डिस्प्लिट है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्सियल लिखना चाहिए वहाँ पे, ठीक, एक्सियल छूटा हुआ है। तो अगर एक्सियल होता है तो यूनिट वेक्टर कहलाते हैं। तो अगर इनका मैग्नीट्यूड को मैं यूनिटी मान लूं तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएंगे। तो भाई अगर इनका 1 हो जाएगा तो बोलो कितना होगा, और 90 डिग्री है ना यहाँ पे, ओ अच्छा सॉरी, कारण क्यों मानेंगे, हमको यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर की बात किया है ना, एंगल कितना बन रहा है 90, ए बी और cos कितना डिग्री हो गया 90, cos 90 का वैल्यू 0, तो 0 से जो मिलाएगा और 0 में मिल जाएगा, आंसर कौन हो गया भाई 0, मतलब 0 से जो टकराएगा 0 में मिल जाएगा, लास्ट हो जाएगा, और लास्ट हो जाएगा, लास्ट और लास्ट हाँ, ये भी आसान सवाल है, ध्यान से समझना। अगर ये वेक्टर ए और वेक्टर बी और ये है और ये बी है, बाबू ध्यान से सुनो, देखो ये क्रॉस है और ये क्या है ना, मैं इधर बता रहा हूँ, कुछ लोग इधर मजे ले रहे हैं, बहुत बढ़िया, मजे लीजिए, जीवन आपका मजे लेगा। देखिए बाबू यहाँ पे ए क्रॉस क्या है बी, मैं इतना एनर्जी बेस्ड आपकी तो लीड करता हूँ ना सर, ए और यहाँ पे क्या है डॉट बी। कंसंट्रेशन लेकर के सुनना चाहिए कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर आपको एक क्लास में बता दे रहे हैं, लेकिन आप लोग है कि क्या कहें, देखो ये आपका क्रॉस है, अगर इसको क्रॉस तोड़ेंगे क्या टूटेगा, ध्यान से सुनना, अरे फिर से मिट गया। देखो बाबू ए क्रॉस क्या हो रहा है बी, आगे देखना बाबू इधर क्या हो रहा है ए डॉट क्या हो रहा है बी, मैं कह रहा हूँ इनका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, तो अगर इनका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ए क्रॉस बी हो गया बाबू, और यहाँ पे कितना होगा ए डॉट बी हो रहा है बाबू, इसको तोड़ेंगे क्या टूटेगा ए बी, और क्या टूटेगा साइन थीटा, इसको तोड़ेंगे तो ए बी, क्या ये ए बी से ए बी कट जाएगा, साइन को इधर ले आइए, ये देखो ये हो जाएगा साइन थीटा, नीचे क्या हो जाएगा बराबर कितना होगा, साइन बट्टा कॉस क्या होता है कॉट थीटा, साइन बट्टा कॉस क्या होता है अब tan थीटा, इक्वल कितना है, अब सोचो कि tan थीटा में 1 किसका वैल्यू है, कितना सन tan थीटा बराबर हो गया tan कितना डिग्री 45, तो थीटा इक्वल टू 45, आंसर कौन सा हो जाएगा बी, देखो आंसर मेरे पास बी हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। लेकिन देखो इसके पीछे जो आंसर आया था वो 90 डिग्री आया था, और इसके बाद जो आंसर है वो कितना आया 45। आपको एक चीज देखना है, यहाँ पे क्रॉस और डॉट दिया हुआ है, ये पीछे वाला क्वेश्चन है प्लस और माइनस, वहाँ पे स्क्वायर करना पड़ा था, क्या स्क्वायर करना पड़ा नहीं, तो ये चीज ना दोनों चीज को देखते चलो क्वेश्चन तब समझ में आए। अगला सवाल देखो, अगला सवाल हमारे पास है और वो ये है, ध्यान से देखिए, if वेक्टर a बराबर i और j, the angle it makes with the x axis, तो x axis के साथ कितना एंगल बना है, देखो भाई ये कितना दे रहा है i और j, मतलब ध्यान से समझिएगा i और j है, तो मेरे पास एक वेक्टर यहाँ पे ये हो गया, यानी इस वेक्टर को हम लोग क्या बोल रहे हैं a, भाई यहाँ पे i हो रहा है, ये क्या आपका i, और इधर क्या है j, और इसका वैल्यू दिया हुआ है i और प्लस क्या दिया हुआ है j, तो पूछा एंगल कितना, ये वाला जो एंगल बन रहा होगा कितना बन रहा होगा, बात समझ में आ रहा है, तो एंगल जो बन रहा होगा कितना बन रहा होगा, सो सब हमको बताना है। देखो अगर मैं a का मैग्नीट्यूड की बात करूं, a का मैग्नीट्यूड, तो a का मैग्नीट्यूड √2 आ जाएगा, a का मैग्नीट्यूड कितना है √2 आ जाएगा, ठीक, मतलब a का मैग्नीट्यूड √2 आ जाएगा, और अगर मैं इसका इसी के साथ में डॉट प्रोडक्ट लूं तो कितना आएगा। अच्छा एक चीज यहाँ पे देखो, एंगल किसके साथ बनाना है, तो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ 90 होता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आई भी सेम है और जे भी क्या है सेम, मतलब दोनों 90 डिग्री पे होता है, लेकिन तब ये जाएगा कहाँ से, बीचों बीच जाएगा, और एक्स एक्सिस के साथ पूछा था आंसर कितना बनेगा 45, ऐसे डायरेक्टली भी लगा सकते हो, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है मेरे पास, और बोलता है ये क्वेश्चन देखो, द रिजल्टेंट ऑफ 100 इक्वल फोर्सेस 10 न्यूटन ईच, 100 फोर्स लग रहा है और एक फोर्स का मान कितना दिया हुआ है, तो 10 को 10 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 100, सेपरेटेड बाय द इक्वल एंगल इन अ प्लेन, तो पूछा है क्या पूछा है, द रिजल्टेंट ऑफ 100 इक्वल फोर्सेस, ठीक है, तो 100 इक्वल फोर्सेस है और एक का कितना है 10, तो पूछना सेपरेटेड बाय द इक्वल एंगल्स कितना लग रहा है सबके बीच में इक्वल, तो पूछा इन अ प्लेन, एक प्लेन में एंगल सेम लग रहा है, तो पूछा कि रिजल्टेंट कितना हो, रिजल्टेंट कितना हो, भाई कितना होगा, या 1000 होगा, 500 होगा, या 100 होगा, या 0 होगा, आंसर कौन सा होगा। फिर से रिजल्टेंट पूछा है 100 इक्वल फोर्सेस और एंगल सबके बीच में क्या लग रहा है सेम, एक प्लेन में, तो आप सोचो एक प्लेन में एंगल कितना लगता है भाई, अगर मैं यहाँ देखूं ये x और ये क्या है y,
तो यहाँ से एंगल कितना हो रहा है 90, तो cos 90 का वैल्यू कितना हो जाता है याद करो, cos 90 0, और ऐसा ऐसा कै बार 10 है सर। और अगर मेरे पास 10 है लेकिन वो कै बार ऊपर cos लग रहा है 100 को 10 से गुना करके कितना हो जाएगा, मेरे पास फाइनल से क्या बचे नहीं बन जाएगा, ऐसे भी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो ये बात नहीं करो, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द y एक्सिस, आसान सवाल है। आपको पूछा y की तरफ कौन वाला होगा, अरे भाई देख ये x है, ये क्या होता है x की तरफ i होता है और y की तरफ j होता है, ठीक। तो भाई पूछा a, देखो यहाँ पे ये वाला मेरा जो है वो a और a का वैल्यू कितना है 2i और प्लस कितना दिया 3, तो ये 2 जो होगा वो तो तुम्हारा ये वाला होगा और 3 जो होगा वो कौन होगा, ये वाला होगा। तो पूछा था y की तरफ ना, तो y की तरफ कौन वाला है, टेंशन 3 होगा, ठीक, टेंशन 3 होगा। और अगला सवाल क्या है, खत्म हो गया। अच्छा क्वेश्चन जो थे, क्वेश्चन का कलेक्शन कितना था हमारे पास, और वो 30 क्वेश्चन ना, तो 30 क्वेश्चन में आप बहुत आसान सवाल, इसी टाइप का सवाल पूछा जाता है। देखो अब बात है कि सिलेबस तो आपका इसमें था लगभग बता दिए, अब यहीं पे एक चीज बताता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा। क्या समझना है, बहुत सारे लोग सुने भी होंगे नहीं भी सुने, है ना। आप लोगों ने पानी और दूध का कहानी सुना है क्या, नहीं सुना, तो एकदम ध्यान से सुनना और अपना जीवन को आप अपने फैमिली के प्रति, चाहे आप अपने दोस्त के प्रति वैसा ही समर्पित कीजिए। इस प्रकार से एक पानी और एक दूध एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हैं। एक बार की बात है कि पानी और दूध के बीच में वार्तालाप हो रहा था, ठीक है। तो पानी बोलता है कि मैं तुम्हारा कैसे शुक्रगुजार करूं या कैसे शुक्रिया करूं कि तुमने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया मेरा मान को बढ़ाने में। सोचो अगर पानी है तो पानी को ऐसे नाली फेंक देते हैं, पानी को ऐसे 10 रुपए लीटर 20 रुपए लीटर तौल देते हैं, है ना। लेकिन जैसे ही उसमें अगर हम लोग दूध मिला देते हैं पानी में, तो भाई पानी में पूरा दूध मिल जाता है। अपने आप को मिला दिया, मतलब दूध अपना जीवन को बर्बाद कर दिया, किसमें, पानी में। किसकी कीमत को बढ़ाने में, पानी की कीमत को बढ़ाने में। आज जो पानी 20 रुपए लीटर मिल रहा था बाबू, उसमें दूध मिलने के कारण वो 80 रुपए लीटर हो गया। तो भाई उसका कीमत बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, बढ़ा दिया। तो बोलता है इसका शुक्रिया मैं कैसे करूं, मतलब इस कर्ज को मैं कैसे चुकाऊं, ठीक है। तो बोलता है दूध ही बोलता है कि भाई तुम इतना उदास मत हो, मैंने तो कुछ नहीं किया, तुम भी तो मेरे लिए इतना कुछ करते, बताओ कैसे करते हैं। तो दूध क्या बोलता है कि जब ये मूर्ख व्यक्ति लोग है ना, जो इतने सुंदर सुंदर चेहरे हैं, ये लोग करता क्या है, मिठाई के लालच में जब दूध को गर्म करता है तवा पर, है ना, जब दूध को गर्म किया जाता है तो सबसे पहले आंसू बन के तुम ही तो उड़ता है भाई, है ना। पानी अपना जीवन को बर्बाद कर देता है, पानी पूरा वेपोराइज होकर के बाहर चला जाता है और बच जाता है छेना, और उसको मसल मसल के बनाते हैं मिठाई। और वही पानी और दूध का कॉम्बिनेशन जो 80 रुपए लीटर दूध था, आज वो मिठाई के रूप में 400 रुपए केजी बिकता है। देखो बाबू कि दूध में पानी मिला हुआ तो उसका कीमत बढ़ाया कि नहीं, एक बोलते मिलने से बढ़ रहा है और एक को हटने से बढ़ रहा है। बोलता है तुमने अगर अपना जीवन समर्पित कर दिया मेरे में मिलने के कारण और मिल करके मेरा जीवन को बढ़ा दिया, मूल्य को बढ़ा दिया, तो पानी बोलता है, तो दूध भी, तो पानी भी बोलता है कि मैं कम क्यों रहूंगा भाई। सबसे पहले अगर कहीं निछावर करने की बात आएगी ना, तो सबसे पहले जान मैं निछावर करूंगा ताकि तुम्हारा मूल्य ना घटे। बात समझ में आया। तो सर अपना जीवन भी ऐसा ही बनाइए अपने फैमिली के प्रति, परिवार के प्रति, ताकि हर एक चीज आपको जीवन में अचीव हो सके। ठीक है, आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।